नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है दिन की सबसे बड़ी बहस का, यानी कि दंगल का। देश में जबरदस्त चुनावी माहौल चल रहा है। चारों तरफ विकास और सुशासन के दावों की गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन इन सब के साथ एक और आवाज चुनावी फिजा में घुली मिली है। वो है धर्म, जाति और संस्कृति की दुहाई। पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वोट की खातिर हर कोई धर्म के कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। सवाल है कि क्या यही लोकतंत्र का विकास है? क्या धर्म के नाम पर ही वोट का जुगाड़ किया जा रहा है? आपको बताएंगे आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उसके पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। जय श्री राम। आज 100 बरस मुगल बादशाह हुकूमत करছে। আমরা গাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে। हिंदुस्तान के चुनावों में धार्मिक रंग चढ़ना कोई नई बात नहीं है। वोट की खातिर धर्म, संप्रदाय और जाति नेताओं का पसंदीदा मुद्दा रहे हैं। मौजूदा दौर में जारी विधानसभा चुनावों में भी यही रवायत नई बुलंदियां छू रही है। असम में अलग अलग सांस्कृतिक पहचान के सियासी बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। एक तो उसमें उन्होंने मान लिया है कि ये चुनाव वो हार चुके हैं और अगली सरकार कैसी बनेगी, वो सरकार वालों ने क्या पहना होगा, उस सरकार वालों ने क्या दिखते होंगे, इसका वर्णन किया है। भाइयों बहनों, इससे बड़ा असम का कोई अपमान नहीं हो सकता है। इससे बड़ा असम की संस्कृति का कोई अपमान नहीं हो सकता है। अभी से 5 साल के बाद असम को कब्जा करने की व्यूहरचना, सपने, ये चौंकाने वाली बातें हैं मेरे भाइयों। पीएम का ये वार धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान के जरिए वोट जुटाने की कोशिश के आरोप में घिर रही AIUDF पर है। इससे पहले बीते बुधवार को AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल खुद बरपेटा रैली के दौरान विवादों में आ गए। अजमल ने रैली के मंच पर असम का पारंपरिक परिधान गमोसा फेंक दिया। एक कार्यकर्ता अजमल को गमोसा देने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान अजमल भड़क गए। गमोसा को असमी संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। असम की बहनों के श्रम के प्रतीक, यहाँ की एक पहचान गमोसा, गमोसा का सरेआम अपमान किया गया। बंगाल में तो बात इससे भी आगे निकल गई है। बीजेपी के राम नाम के जवाब में ममता बनर्जी चुनावी मंत्र से कभी मंत्रोच्चार करती हैं तो कभी अपनी जाति और गोत्र का ऐलान। हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे, हरे कृष्ण हरे हरे तृणमूल घरे घरे। सवाल ये उठता है कि विकास और सुशासन की माला जपने वाले नेता कब तक लोगों को धर्म और जाति के नाम पर उकसाएंगे और कब तक लोकतंत्र के नाम पर धर्म का खुलेआम खेला होगा। आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। रितेश तिवारी हमारे साथ हैं, वो उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के। हमारे साथ वारिस पठान हैं, वो प्रवक्ता हैं AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। हमारे साथ मानव जायसवाल है, जो प्रवक्ता है तृणमूल कांग्रेस के। हमारे साथ जहरुल इस्लाम है, जो प्रवक्ता है AIUDF यानी कि असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के। और हमारे साथ मौलाना सुहैब कासमी है, प्रेसिडेंट है जमात उलेमाए हिंद के। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले जहरुल इस्लाम, मेरा सवाल आपसे, ये अचानक ये बताने की नौबत क्यों आई कि लुंगी टोपी दाढ़ी वालों की सरकार बना लेंगे? बीजेपी वालों ने असम में अगर सबसे ज्यादा बेइज्जत किया है तो असम का मुसलमानों की किया है। बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा बेइज्जत किया है तो असम के एक कास्ट है जिसको हम मियाँ कास्ट बोलते हैं। असम का एक मुसलमान कास्ट है मियाँ। ये मियाँ कम्युनिटी को असम असेंबली के अंदर बैठ के बीजेपी ने इतना बेइज्जती किया है, ये पूरा असम जानता है, पूरा भारत जानता है। हमारा लक्ष्य ये है कि हम कास्ट क्रीड पे विश्वास नहीं करते। हम असम का हर एक जाति संस्कृति को लेके चलना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी बोलते हैं नहीं, तुम मुसलमान हो, तुम हमारे साथ नहीं हो, तुम सेकंड क्लास सिटीजन हो, तुम हमारे साथ नहीं आ सकते हो।
तुम मियाँ मुसलमान हो तो तुम लोग हमारा साथ नहीं आ सकते हो। तुम मियाँ मुसलमान हो, तुम्हारा डेवलपमेंट नहीं है। तुम मियाँ मुसलमान है, हम तुमको बार बार अपमान करेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है बीजेपी का। और जो बीजेपी बोलता है कि हमको मुसलमान का वोट बिल्कुल ही नहीं चाहिए, मियाँ मुसलमान का वोट हमको चाहिए नहीं। लेकिन हमारा बात ये है, ये जो महागठबंधन है, हम बोलते नहीं हम कोई मियाँ, बोरो, आदिवासी, तिवा, मिसिंग, करबी, राभा, हम कुछ नहीं बोलते। ये गरीब का सरकार है, गरीब का सरकार आएगा। इसमें लुंगी टोपी भी आएगा, सिर में सिंदूर लेने वाला भी आएगा, इसमें वो क्या अरुणाई लेने वाला भी आएगा, गमछा लेने वाला भी आएगा। हम सबको लेके चलते हैं। इसमें कोई हिंदू, मुसलमान, कोई बोरो, राभा, तिवा, करबी, मियाँ, ये सब नहीं है। हम महागठबंधन सबको लेके एक चलेंगे। बड़ा तबका ये कहता है जहरुल इस्लाम कि असम के मुसलमान दाढ़ी, टोपी, बुर्का से नहीं पहचाने जाते। असम के मुसलमान अपनी असमिया पहचान से पहचाने जाते हैं। और जब विरोधी या बीजेपी ये दावा करती है कि उसके ऊपर दाढ़ी, टोपी बोलने का आरोप लग रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों की तरफ इशारा करते हैं। नहीं, ये बीजेपी ये मौका परस्त है। ये बीजेपी मौका परस्त है। ये जब भी देखते हैं उनके प्रति कोई तीर या कोई निशाना जाता है तो तुरंत वो पलट लेता है। तो अगर ऐसा बोलता है तो असम असेंबली में बैठ के क्यों बोलता है मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए हमको? क्यों कालवी हिमंत बिस्वा शर्मा क्यों बोल रहे हैं कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, मियाँ मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? क्यों बोल रहे हैं कि हम मियाँ मुसलमान का खिलाफ है? क्यों बोल रहे हैं कि मियाँ मुसलमान को हम बार बार अपमान करेंगे? लेकिन आपको लगता नहीं, आप एक तरफ महागठबंधन की बात करते हैं, आप एक तरफ कांग्रेस के साथ हैं, दूसरी तरफ आपके नेता अगर ऐसे बयान देंगे कि दाढ़ी टोपी वालों की सरकार बनाएंगे, नो, तो पोलराइजेशन होगा। और वो पोलराइजेशन आपको लगता है आपके गठबंधन को लाभ देगा? बात नहीं कर रहे रोहित जी। यहाँ पे दाढ़ी टोपी का बोला है, यहाँ पे सिर में सिंदूर लेने वाला का नाम लिया है, इसमें गरीब लोगों का नाम लिया है, सिर्फ दाढ़ी टोपी का नाम बिल्कुल ही नहीं लिया है। इसमें बोला है कि गरीब लोगों का सरकार होगा, दाढ़ी टोपी वालों का सरकार होगा, सिर में सिंदूर लेने वाला की भी सरकार होगा। तो आप ये कह रहे हैं उन्होंने बैलेंस किया है? बिल्कुल, हम सबको लेके चल रहे हैं। हम सिर्फ मुसलमानों को लेके नहीं चल रहे हैं। यहाँ पे असम में रहने वाला हर एक जाति, किस्म, सबको लेके, सबका कल्चर, सबका भाषा, सबका धर्म, सबको लेके महागठबंधन। लेकिन आपसे क्या उम्मीद करेगी कोई जनता, जब आपके नेता बदरुद्दीन अजमल हमारी एक सहयोगी से बात कर रहे थे तो कह रहे थे कि मुसलमानों के पास जब एंटरटेनमेंट का साधन नहीं होगा, घर में बिजली नहीं है, रात को जागेगा तो क्या करेगा? बच्चे ही तो पैदा करेगा। भाई अगर आप ये बदरुद्दीन अजमल का बयान है सर, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये उन्होंने कहा, स्टेटमेंट है क्या? उन्होंने खुद बोला, अपने मुंह से बोला। तो अगर उनके पास कोई विकास का, कोई उनके पास एक रोड मैप होता, अपने लोगों का ही सही चलिए, तो वो उस रोड मैप की बात करते ना, इस तरीके की बचकानी बात थोड़ी ना करते। आपको मैं बताऊं, बदरुद्दीन अजमल साहब जो बोलते हैं, जो आपका बोलने का जो ये है कि वो एंटरटेनमेंट के लिए वो जल्दी सो जाते हैं या बच्चा पैदा कर लेते, यही है ना सर? ये बयान वायरल है, ये वीडियो वायरल है उनका, सब लोग देख चुके हैं, आपने पता नहीं क्यों नहीं देखा। नहीं, आपने सॉरी, मैं ये वीडियो को नहीं देखा। अगर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो यही बदरुद्दीन अजमल साहब जो असम का ये विक्टिमाइज पीपल को शिक्षित करने के लिए असम में 70 कॉलेज स्कूल बनाया है, यही बदरुद्दीन अजमल साहब जो एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे पैदा करने की बात आप जो कर रहे हैं, यही बदरुद्दीन अजमल साहब जो औरतों को पढ़ाने के लिए, मेरे से मत कहिए कि मैं कर रहा हूं, ये उन्होंने खुद कहा है, ये उनका अपना स्टेटमेंट है। और उनका अपना स्टेटमेंट क्या तस्वीर पेश करता है उनकी राजनीति की, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ रहा है वो, तभी आप उसको दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। नो, मैं आपको, मुझे तो बोलने का मौका तो दीजिए। आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। यही बदरुद्दीन अजमल साहब जिसको बोलता है कि ये झाड़ फूक का राजनीति करता है, जिसको बोलते हैं ये बच्चा पैदा करने के पक्ष में बोलते हैं, यही बदरुद्दीन अजमल साहब जो वुमेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज बना के असम का हजारों महिलाओं को पढ़ा रहे हैं, यही बदरुद्दीन अजमल साहब है जिसको बोलते हैं कि ये झाड़ फूक का पॉलिटिक्स करता है। यही असम में 4 हॉस्पिटल बना रखा है, एशिया का सबसे बड़ा ग्रामीण हॉस्पिटल भी इसी ने बनाया रखा है। आपकी मान लूंगा, लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल ये था कि उन्होंने ये सब किया है, तो जब उनसे सवाल पूछ रहा था पत्रकार, तो उनको ये जवाब देना चाहिए था ना कि हमने विकास के लिए, मुस्लिमों के, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए ये काम किए हैं। लेकिन उनसे जब सवाल पूछा गया तो उनका जवाब क्या था वो मैं आपको पहले से बता चुका हूं। बहरहाल जरा बंगाल का मामला भी लेके आते हैं। बंगाल में भी इस बात को लेकर लगातार चर्चा है कि मुस्लिम हिंदू ध्रुवीकरण किस तरीके से हो जाए। अब मैं बंगाल से बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं रितेश तिवारी,
और मानव जायसवाल हमारे साथ हैं तृणमूल कांग्रेस से। जायसवाल साहब, पहले आपसे पूछ रहा हूं, ममता जी एक तरफ चंडी पाठ करती हैं, दूसरी तरफ अपना गोत्र बताती हैं, और तीसरी तरफ जाके ये कहती है अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए। ये अल्पसंख्यक वोट बंटने का डर क्यों लगा रहता है पार्टियों को? नमस्कार रोहित जी, आपको नमस्कार, आपके चैनल के थ्रू सारे पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। पूरे देश को नमस्कार, पूरे देश को नमस्कार। बहुत सुंदर चैनल है आपका सर। और जहां तक सर आप बता रहे हैं कि वोट बंटने का, सर हमारा तो कहीं ये नहीं है कि वोट हमारा बंट रहा है और सब लोग मिलके वोट दे रहे हैं, चाहे वो बच्ची हो जिसने कन्याश्री लिया हो, चाहे वो माताएं हो जिसने स्वास्थ्य साथी का प्रकल्प लिया हो, चाहे वो विधवा पेंशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो लघु उद्योग हो, चाहे वो खाद्य साथी हो, चाहे कोई भी हो। हमारे लिए सिर्फ एक ही मंत्र है सर, वो मंत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा। यही है दीदी के दिल जीतने की मंत्र। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा का स्वरूप, ममता से भरी दीदी ही नहीं है माँ का रूप। ममत्व का स्नेह पूरे बंगाल में दिया है दीदी ने, और कार्य का निर्वाह किया है। हमारे लिए कार्य ही प्रथम है, और कार्य हमारा धर्म है, और कार्य हमारा कर्म है सर। हम हर तरीके से सच हैं, और जिस तरीके से दीदी सबसे बोल रही है वोट बंटने में, तो सर हम तो चाहते हैं फिर उनको चंडी पाठ करने की, उनको अपना गोत्र बताने की, उनको राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को चिट्ठी लिखने की, उनको अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए, ये कहने की नौबत क्यों आ रही? क्यों कहना पड़ रहा है उनको ऐसी बात? काम बताती नहीं, काम हुआ है तो लोग अपना वोट दे देंगे, जैसे आप बता रहे हैं। अरे सर हम बता रहे हैं सर, हम सिंपल सी चीज बता रहे हैं। जैसे देखिए सर, हमने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन दिया 10 लाख रुपए का, तो उससे क्या हुआ कि सर हम सब धर्म को बोले कि भैया आप हमको वोट दीजिए, कि भैया हम हर बच्चों को देख रहे हैं। फिर हमने स्वास्थ्य साथी लाया, तो हमने क्या बोला कि भैया जितने लोग भी अल्पसंख्यक हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो जूइश हो, चाहे जो कुछ भी हो, हमारे स्वास्थ्य साथी कार्ड को लीजिए। फिर हमने क्या किया, खाद्य पेशी लाया, जहां हमने घर घर राशन पहुंचाने की कोशिश करी। तो हमने बोला कि भाई देखो, ये जो गेहूं बना है, ये हमारे क्रिश्चियन, जो आदिवासी क्रिश्चियन है, उन्होंने इसको उगाया है, तो भाई आप इसको भी खाइए। हम उनके तक भी पहुंच गए। फिर हमने देखा कि नहीं, चलो हमारे जो नर्सेज हैं, जिनको अच्छे तरीके से हॉस्पिटल में उनकी जरूरत है, तो हमने बोला कि भाई ये जो जिस धर्म से भी क्यों ना हो, लेकिन ये कर्म का निर्वाह करते हैं, चलो हम हॉस्पिटल का निर्माण करेंगे। तो जब हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने लगे, तब हमको लगा हमारे में कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ कम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने। कहे कि सर 35 साल के अंधकार के बाद सूर्य उदय हुआ था 2011 में। सर जब सूर्य उदय हो गया था, प्रकाशित किया है भाई, जब इतना प्रकाश ऑलरेडी है, जब इतना प्रकाश ऑलरेडी है, अभी भी बहुत जगह अंधकार है सर। हम कोशिश कर रहे हैं सर, हम तो वाहित हो गए थे सर। मैं आपकी हर जगह प्रकाश बचाने के लिए, अरे सर मैं आपकी किसी बात को काउंटर कर ही नहीं रहा हूँ। 2016 और 2017 में डिमोनेटाइजेशन, 2017 में जायसवाल जी, मैं आपकी किसी बात को मना कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ रितेश तिवारी जी, अगर इतना सब काम है तो फिर ये डर क्यों है कि अल्पसंख्यक वोट बढ़ जाएगा तो अपना नुकसान हो जाएगा? फिर चंडी पाठ क्यों करना पड़ रहा है जाके? फिर गोत्र क्यों बताना पड़ रहा है अपना रैलियों में? हमने मांगा है, हमने बांटा ठीक नहीं है, मैं तिवारी जी से, जायसवाल जी, अब मैं तिवारी जी से पूछ रहा हूँ। जायसवाल जी, अब मैं तिवारी जी से पूछ रहा हूँ, उसके बाद वारिस पठान को लाऊंगा। एक छोटी सी बात, हाँ बोल लीजिए। हमने मांगा है, हमने सर मांगा है, हमने बांटा नहीं है सर। बांटने का काम तो जिनसे आप पूछ रहे हो कर रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं, हम तो सबका साथ मांग रहे हैं। इनको सबके साथ की जरूरत नहीं, इन्होंने सिद्ध कर दिया। देखिए सर, आपके चैनल में इन्होंने बोल दिया, जो पहले हमारे जो प्रवक्ता थे वो भी कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, तो सर ये वो कर सकते हैं सर। हम तो सबको साथ चाहते हैं, हमने तो मांगा है कि भैया हमको वोट दो, हमको वोट दो। तो सर क्या गलती है सर डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में मांगने का भी अधिकार नहीं है सर। जायसवाल जी, ओके जायसवाल जी, ये अहंकारी है सर। ओके जायसवाल जी, पहले उनको बोलने तो दीजिए, पहले अहंकार तय कर दिया आपने। रितेश जी बोलिए अपनी बात। सर आपको नहीं चाहिए, आपने ओके रितेश जी बोलिए अपनी बात, उसके बाद वारिस पठान आ रहे। देखिए, अभी तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने इतनी बातें कही है, लेकिन जितनी बातें वो अभी आपके दंगल में बैठ के जिस मजबूती के साथ रख रहे हैं, काश इतनी मजबूती के साथ ममता बनर्जी अपनी बात नंदीग्राम में रखी होती और लोगों के ऊपर उतना भरोसा रहा होता तो कुछ तस्वीर कुछ और होती। चुनाव के परिणाम आने से पहले दूसरे दल के नेताओं को चिट्ठी लिखना, चुनाव से 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उस जिले के उपाध्यक्ष को फोन करके अपने तरफ वोट कराने का आवेदन करना, दूसरे कलकत्ते के एक पूर्व केंद्रीय, इनकी पार्टी के एक पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम जाटवा जो अभी मथुरापुर के सांसद हैं,
उनको फोन करके, जो सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, उनको फोन करके एक बीजेपी कार्यकर्ता को जमीन में गाड़ देने की बात करना, इन सारे वीडियो, सारे ऑडियो क्लिप जनता के सामने आने के बाद तृणमूल कांग्रेस का चेहरा एकदम उजागर हो गया। चुनाव के परिणाम से पहले वो परिणाम को देख भी लिए हैं, भाप भी लिए हैं। इतना अगर काम किए होते तो 9.5 वर्षों के बाद जनता के दरवाजे पे जाने के बाद दुआरे सरकार कार्यक्रम की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हर दिन इनकी जमीन खिसकते रही। आज स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि बुआ और भतीजे के अलावा पार्टी में किसी के ऊपर कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा। आप जितने नेशनल चैनल्स के डिबेट है, एक नेता उस पर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मालूम है जो प्रश्न उठने वाले हैं उसका कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। सारे लोग भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी बनी कि एक बात समझ बहुत में नहीं सारे आई प्रदेशों में हम लोगों ने देखा है, बहुत बड़े नेता मुख्यमंत्री। नहीं, रितेश जी एक बात समझ में नहीं आई। दूसरे आप कह रहे हैं कि टीवी डिबेट में नहीं आ हम लोग देखा रहे, है ये बैठे एक बार आपके पैरेलल बैठे हैं, टीएमसी की तरफ से बैठे हैं। इसके अलावा रोज टीएमसी का कोई ना कोई नेता यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहता है। रोहित जी तृणमूल कांग्रेस का होके कौन टीवी पे आएगा नहीं आएगा ये मैं नहीं तय करने वाला हूं। मेरा कहना है जिसको तृणमूल कांग्रेस के नेता के रूप में देश और प्रदेश जानता है, एक कार्यक्रम बता दीजिए जिसमें एक भी जाना माना चेहरा आके इस सवाल को लेने के लिए तैयार हो। रितेश जी, क्योंकि वो जान रहे हैं इत्तेफाक की बात है, जहां बैठ के बात कर रहे हैं ना रितेश जी, जहां बैठ के बात कर रहे हैं वहां ममता बनर्जी खुद बैठ के जा चुकी हैं, पूरा 1.25 घंटा सवालों के जवाब देके जा चुकी हैं। इसी चैनल पर हमारे कॉन्क्लेव में हर सवाल का उन्होंने सामना किया। लेकिन मैं जो चीज पूछ रहा हूं रितेश जी, एक बात बता दीजिए को देखा था रितेश जी, एक बात बता दीजिए, कहीं डर आपके मन में भी है कि अगर ध्रुवीकरण नहीं हुआ तो नुकसान हो जाएगा? हमने देखा नंदीग्राम के दिन शुभेंदु अधिकारी जितनी बार बाहर आए, हर बार उन्होंने कहा एक खास समुदाय, एक खास समुदाय, एक खास समुदाय। भाई हर आदमी को खास समुदाय की चिंता क्यों है? शुभेंदु कह रहे हैं खास समुदाय से मुझको नुकसान हो सकता है, ममता बनर्जी कह रही है खास समुदाय का वोट बंटना नहीं चाहिए। चक्कर क्या है? और लोग वोट नहीं डालते क्या? केवल खास समुदाय वोट डालता है? सर कुछ आपत्तिजनक बातें कही है रितेश भाई साहब ने। चक्कर मैं बताता हूँ आपको, चक्कर मैं बताता हूँ। एक सेकंड जायसवाल जी, सवाल मुझसे जायसवाल जी प्लीज, आपके बीच में वो नहीं बोले ना जायसवाल जी, वो आपके बीच में नहीं बोले ना, वो आपके बीच में नहीं बोले, आपकी हर बात को उन्होंने सुना, अब आपको भी सुनना चाहिए। मेरे से किया है, बोलिए तिवारी जी, कहिए, उनको सुन रहे हैं आप, बोलिए तिवारी जी, जवाब सुन ले फिर अपनी बात रखेंगे। हाँ बोलिए बोलिए, मेरे से अगर सहमति नहीं होगी तो मेरा विरोध कर देंगे। ठीक है, बोलिए बोलिए तिवारी जी, बोलिए। सवाल यह है कि बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के नेता, कलकत्ता के पूर्व मेयर ने कहा कलकत्ता के अंदर मिनी पाकिस्तान बसता है। ये मुझे नहीं कहा, एक बड़े अखबार को कहा। और चुनाव के पहले जब कांग्रेस सीपीआईएम ने अब्बास मोर्चा बनाई तो उसके काउंटर के लिए तोहा सिद्दीकी के दरवाजे पे पहुंच गए। और ममता बनर्जी ने जब तृणमूल कांग्रेस बनाया था उस समय भी मदरसा आंदोलन को सामने रख के बना। तो ये सारी बातें प्रश्न आप खड़ा कर रहे हैं, लोगों के पास आप जा रहे हैं, दुर्गा पूजा विसर्जन रोक के मुहर्रम के लिए आप विसर्जन रोक रहे हैं, ईद की नमाज के नाम पे सरस्वती पूजा आप रोक रहे हैं, अरे सारा काम आप कर रहे हैं और आरोप मेरे पे लगा रहे हैं। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती रोहित। ओके जायसवाल जी बोले, फिर वारिस पठान ने फटाफट छोटा रिएक्शन। सर पहले तो रोहित जी, मैं आपके चैनल में पहली बार आया हूँ, लेकिन शायद मैं खुशकिस्मत हूँ कि सर मुझे ये मौका मिला, क्योंकि हमारे जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको शायद दिखा ही नहीं कि कितने लोग आपके चैनल में आके गए हैं हमारे टीएमसी से। और सर ये कार्यकर्ताओं का, जायसवाल जी ये तो मैं बता ही चुका हूँ ना, आप मुद्दे की बात पे आए। मैं मुद्दा ही है सर, मुद्दा है, ये भी मुद्दा है सर, यही तो अहंकार है उनका सर, यही तो अहंकार है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चलिए इतना ही बोलना था ना आपको। अब मैं वारिस पठान को ला रहा हूँ। वारिस पठान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, वो किसी और जगह हैं, उनको हमने खींच के बुलाया कि आपको थोड़ी देर के लिए इस कार्यक्रम में आना ही आना है। आप लोग भले उनको बंगाल में ना आने दें, लेकिन हम कार्यक्रम में लेके आए हैं। पठान साहब, ये चक्कर क्या है कि दोनों तरफ से पूरी मार जो मची है वो केवल अल्पसंख्यक वोट को लेकर मची है। मुसलमान केवल वोट बैंक की तरह ही देखा जाएगा क्या हमेशा? रोहित जी, हम लोग बंगाल में है और इंशाल्लाह थोड़े दिन में देखोगे हमारी 2 सीट तो डिक्लेयर हुई, आगे भी सीट डिक्लेयर करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। अब देखा यह गया था कि आज तक जो हम पे इल्जाम लग रहे थे कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए राजनीति कर रहे हैं, बिल्कुल हम मुसलमानों की आवाज थे, है, रहेंगे,
मगर हम यूपी के अंदर राजभर साहब के साथ गए हैं, गुजरात में बीटीपी पार्टी के छोटू वसावा साहब के साथ है, यहाँ मैं तमिलनाडु में जहाँ बैठा हूँ यहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं एएमएम के पार्टी के टीटी दिनाकरन साहब के साथ। तो अब ये लोगों के सामने तो आ गया है कि हम तो सबको लेकर चल रहे हैं साथ में, पूरा माइनॉरिटी वर्ग सबको। अब तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की, कम्युनल राजनीति कौन कर रहा है ये भी लोगों के सामने आ गया। कौन सबसे बड़ा हिंदू, इसका भी कंपटीशन देश में चल रहा है। मोदी जी बोल रहे हैं मैं सबसे बड़ा हिंदू हूँ, तो राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं जनेदार हूँ, तो ममता दीदी ने कह दिया कि मेरा गोत्रा शांडिलिया है। अपर कास्ट और ब्राह्मणों को लुभाने वाली राजनीति कर रहे। तो तुष्टीकरण की, पोलराइजेशन की, कम्युनलिज्म की और मेजोरिटरिज्म की जो राजनीति कर रहे हो तो सबके सामने। अब ममता दीदी से मेरा सवाल है कि आपने कहा कि मेरा गोत्रा तो शांडिलिया है, तो मुझे ये बताइए फिर आप मुसलमानों के वोट मांगने क्यों जाती है? क्यों जो 27% मुसलमान है वेस्ट बंगाल में और 22% हमारे दलित भाई है, उनका क्या होगा जिनका गोत्रा नहीं है? तो आपका दोहरा चेहरा जो था वो तो देश के सामने बिल्कुल बेनकाब हो गया। एक तरफ जब से आपने सुना कि असद ओवैसी बंगाल में चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तब से ममता दीदी ने हमको बी टीम, सी टीम और काफी अनाप शनाप बातें हमारे बारे में कही। तो ये फ्रस्ट्रेशन, बौखलाहट, ये आप अपना मानसिक संतुलन खो रही है ममता दीदी। बेबुनियाद और बेइल्जाम लगाने से आपका झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। ममता बनर्जी ने ये कहा वारिस पठान तब तो हम कि अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए, मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों से अपील करना चाहती हूँ। इसका मतलब समझ रहे हैं ना आप? क्या इशारा किसकी तरफ है उनका? आप ही लोगों के ऊपर है उनका इशारा। तो काफी चीज हमारी तरफ ही था हाँ। रोहित जी। तो पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब एमपी का चुनाव आया तो हम तो नहीं लड़े, तो क्यों भाजपा 18 एमपी जीत गई? अब आपके वरिष्ठ बड़े बड़े नेता आपको छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो हमारी वजह से जा रहे हैं? क्या हमने वोट काटे थे उन लोगों के? उन्होंने तो वोट लिया था सेक्युलरिज्म के नाम पर, लोगों को धोखा दिया, बेवकूफ बनाया। और अगर ममता को शांडिल्य गोत्र होने की वजह से 27 सीट के मुसलमानों को वोट नहीं देना चाहिए, तो आपकी पार्टी को मजलिस होने की वजह से बाकी जितनी सीटें बचती हैं उस पर हिंदुओं को वोट देना चाहिए क्या? फिर जहां जहां आप चुनाव लड़ेंगे, इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। नहीं देना चाहिए क्या? आप ही के लॉजिक से पूछ रहा हूं मैं। देखिए हमको क्यों लोग वोट नहीं देंगे बताइए रोहित जी? हमको ब्राह्मण क्यों वोट नहीं देगा? हमको हमारा हिंदू भाई बहन क्यों वोट नहीं देंगे? अगर शांडिल्य को मुसलमान नहीं देगा तो आपको क्यों देगा फिर कोई हिंदू? क्यों वोट नहीं देंगे हमको? गुजरात का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हाल ही में गुजरात का कॉर्पोरेशन चुनाव हुआ, हम सिर्फ 40 सीटों पर लड़े क्योंकि हमारे पास 20 दिन का ही टाइम था। उसमें 40 में से हमने 9 हमारे हिंदू भाई बहनों को टिकट दिया। और आपको ये जानकर डेटा भी है, 7 हमारे हिंदू भाई बहन जीत कर आए। तो आज हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए, क्योंकि विकास की राजनीति, विकास की बात करते हैं, विकास का काम करने में यकीन रखते हैं रोहित जी। बेशक हम मुसलमानों की तो आवाज थे है रहेंगे, क्योंकि 70 साल से आपने देखा है कि किस तरह मुसलमानों को और दलितों का शोषण किया गया देश में, कुछ उनके लिए किया नहीं गया आगे बढ़ाने के लिए। आज भी बिछड़ा हुआ वर्ग है ये लोग, तो उनकी तरफ से तो हम लड़ ही रहे। ठीक है, सब हमारी तरफ देख रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। लोग मोहब्बत से, दुआओं से, वोटों से नवाज रहे। बंगाल में भी आप देख लीजिएगा रोहित जी कि हमारी पार्टी को कामयाबी जरूर मिली। ठीक है, एक बार तमिलनाडु में जावे बैठा हूँ, यहाँ भी परसों चुनाव में देख लेंगे सब क्या होता है रिजल्ट। ठीक है, आपकी बात पे टीएमसी के नेता रिएक्ट करना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले मौलाना शोएब कासमी, मुसलमान क्या केवल वोट बैंक है? चुनाव के वक्त में तो सब आरती की थाली सजा के खड़े होते हैं। हाय अल्पसंख्यक, हाय अल्पसंख्यक। देखिए मैं आसाम में हूँ पिछले 1.5 महीने से। आसाम के मुसलमान ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ के गठबंधन को नकार दिया और इनके गठबंधन को फरामोश करके भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट दिया है और आगे भी देने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो जान चुका है कि बदरुद्दीन अजमल को वोट देना अपने आप को बदनाम करना है और कांग्रेस को वोट देना अपने आप को जलील करना है। इसलिए आसाम का मुस्लिम आज भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है और पूरे आसाम के अंदर एक तरफा लहर है। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा पूरे भारत के लोगों को कि दोबारा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपकी जमात बीजेपी के साथ है। बिल्कुल, जमात उलमा हिंद पूरी तरीके से यहाँ काम कर रही है और लोगों को समझाया उन्होंने कि अजमल ने आपका वोट लेकर दुबई भाग जाना है और कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के ऑक्सीजन पर जिंदा है। यहाँ पर मुसलमानों को बहकाने का इनका जो फार्मूला था वो फ्लॉप हो चुका। आसाम के अंदर 2 राउंड के चुनाव हो गए हैं, दोनों में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में भाजपा को वोट दिया है। 8 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दिए और हर क्षेत्र में दिए और यहाँ पर बड़ी तादाद में मुसलमानों ने 5 साल का काम देखा है। सबका साथ सबका विकास जो यहाँ पर हुआ, उससे विश्वास जागा और विश्वास को लेकर आगे बढ़े हैं। 5 साल के अंदर कोई हादसा नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ।
इसी वजह से आसाम के तीनों क्षेत्रों के 1.5 महीने से आसाम में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। थोड़ा 6-8 महीने पहले चले जाते तो आपको पता लगता क्या क्या हुआ एनटीसीए प्रोटेस्ट में, क्या कुछ हुआ आपने नहीं देखा क्या? आपने नहीं देखा? झूठ बोलने वाले लोगों को आसाम के लोगों ने जो यहाँ पर तमाचा मार दिया है और हर सीट पर 10,000, 15,000, 12,000, 16,000, 25,000 आप चुनाव नतीजों का ऐलान 2 मई से पहले ही कर देना चाह रहे हैं। आपकी बात पे जहरुल इस्लाम बोलना चाहते हैं। 2 राउंड के अंदर भाजपा जीत चुकी है। ठीक है सर, ये आपका अनुमान है, ये आपका अनुमान है, ये आपका अनुमान है, कोई बात नहीं सर, ये आपका अनुमान है। उन्होंने दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बनाने का ऐलान कर दिया है, आपने सुना उनकी बात को, और आप कह रहे हैं कि नहीं बीजेपी 2 राउंड में बहुमत ला रही है। लेकिन सवाल वापस खींच तानकर उसी चीज पर आ रहा है कि धर्म का कार्ड क्यों बार बार ये कार्ड क्यों निकाल लिया जाता है? अगर विकास का काम किया है, अगर आपके पास विकास का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, तो धर्म और जाति की याद क्यों दिलानी पड़ती? सवाल ये कि बार बार धर्म का कार्ड क्यों, चाहे असम हो चाहे बंगाल हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं अल्पसंख्यक वोट बंटना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ बदरुद्दीन अजमल के बेटे कहते हैं इस बार दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बनाएंगे। वारिस पठान कुछ बोलना चाहते हैं, उसके पहले जहरुल इस्लाम आप जवाब देना चाह रहे थे, मौलाना साहब को जवाब दे लीजिए, फिर वारिस पठान आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। ये मौलाना साहब बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बीजेपी ने आसाम में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, और मौलाना साहब जो बोल रहे हैं कि हमने समझा के आया है आसाम का मुसलमानों को इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट देगा, झोली में कुछ नहीं डालेगा साहब। मौलाना साहब सुन लीजिए ना, वो आपकी बात सुनते रहे थे, मैं फिर पूछ लूंगा आपसे। सुनिए साहब, सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए आप सुनने का मौलाना साहब अच्छा नहीं लगता ना 2 लोग एक साथ बोले, किसी की आवाज समझ में नहीं आती। फिर ये बीजेपी वालों का अफरा तफरी मौलाना साहब एक एक करके बोल लीजिए, और कोई दिक्कत नहीं लगती, एक एक करके बोल लीजिए। आप लोगों का पहले जहरुल इस्लाम बोलने, फिर आप सुनिए, बोल लीजिएगा, बोलिए जहरुल इस्लाम, पूरी कीजिए बात। 5 साल में आप लोगों ने बहुत चिल्लाया है, हमने सुना है। उस टाइम आप लोगों का हाथ में पावर थे, आप लोगों के हाथ में सत्ता थे, वो हमने आप लोगों ने चिल्लाया, हमने सुना है। लेकिन तो आपने भी कम नहीं, कितना भड़काया आपने लोगों को? मैंने बीजेपी को बता रहा हूँ, सुनिए। आप लोग जैसे परिकल्पित से मुसलमानों का अधिकार सीना है ना आसाम में, इस बार आसाम का हर एक जाति जनगोष्ठी एक साथ होकर आप लोगों से सत्ता छीन लेंगे। ये आपको मैं आज की डेट में क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में महागठबंधन को ज्यादा से ज्यादा सीट मिला है, और थर्ड फेज में तो आप लोगों का सीट मिलना कोई बात ही नहीं है, इसमें एक भी नहीं मिलेगा। इस बार गवर्नमेंट आप लोगों का होने वाला नहीं है। इसमें इसलिए नहीं होने वाला है कि लास्ट 5 इयर्स में आप लोगों ने कितना अपमान किया है आसाम के लोगों को। एक्स्ट्रा सीटें आ रही हैं। सुनिए साहब, एक्स्ट्रा सीट आपका बीजेपी का यहाँ का जो स्टेट का प्रेसिडेंट था ना रणजीत सिंह जी, वो अपने सीट से भागना पड़ा पतासा कुशी। खबर लेके देखिए एक बार, भागना पड़ा महाजोग की वजह से। दूसरी बात ये सुनिए साहब, आप बीजेपी के तरफदारी कर रहे हैं ना। यहाँ पे जब बीजेपी वाला आसाम असेंबली में बैठ के जब बोलता है मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तब आप कहाँ रहते थे? कोई नहीं बोलता। यहाँ पे बोलते हैं, सुनिए आसाम का मुसलमानों को जब मुगल बोलते हैं, आसाम का मुसलमानों को जब जिन्ना का वंश बोलते हैं, तब कहाँ रहते हैं आप? देशद्रोही हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, नहीं चाहिए। जब आसाम के मुसलमानों को बांग्लादेशी बोल के अपमान करते हैं, तब कहाँ थे शोएब कासिमी? आप कहाँ थे? जो घुसपैठ को समर्थन करते हैं, जो बहु बेटी को संतान जन्म देना मैसेज बोलते हैं, तब कहाँ थे आप? आसाम के लोगों को निशाने पे लाते हैं, आसाम के लोगों का वोट नहीं चाहिए। सेंटिमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते आप, आसामीज के बारे में तो बोलिए। समर्थन करते हैं हेमंत बिश्व शर्मा ने उन्हीं के बारे में कहा है। बार बार अपमान किया है आसाम का लोगों का, सम्मान किया है, बार बार अपमान किया है। आज सम्मान किया है, इसीलिए बिना बात जानते हुए भी आप लोगों ने ये सीए लाके आसाम का लोगों के ऊपर थोप दिया है। अच्छा ठीक है, आसाम का लोगों को विदेशी लाने के लिए आसाम का स्वदेशी लोग को आप लोगों ने हत्या किया है। ओके इस्लाम साहब थोड़ा रुक जाइए, मौलाना साहब आप भी थोड़ा रुक जाइए। वारिस पठान बोलिए, फिर जायसवाल जी और तिवारी जी आपके पास होंगे। बोलिए वारिस। रोहित भाई, आपका सवाल ये था कि इन लोगों को बार बार इस तरह की राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ती है तुष्टीकरण की। तो मैं बताऊं आपको, ये भाजपा और टीएमसी एक ही है, दोनों सिक्के के पहलू। अब क्यों इनको सवाल ये करती है लोग, क्या और आप दूध के दूल्हे पड़ता है पता है रोहित जी आपको? क्योंकि आज लोग इनसे सवाल करते हैं डेवलपमेंट के बारे में कि बताइए आपने विकास के लिए क्या किया। आज पेट्रोल डीजल गैस का जो इतना भाव बढ़ चुका है, उसके लिए क्या किया इन लोगों ने? इनके पास जवाब नहीं है। लोग मोदी जी से सवाल करते हैं कि आप 15 लाख रुपया देने वाले थे, उसका क्या हुआ?
2 करोड़ लोगों को रोजगार प्रोवाइड करने वाले थे आप, उसका क्या हुआ? ममता दीदी से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप वेस्ट बंगाल के अंदर माइनॉरिटी के लिए, उर्दू के लिए बढ़ावा करने वाले थे, क्या किया? आज भी 80% मुसलमान वेस्ट बंगाल में सिर्फ 5,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर है महीने का। क्यों है? इसका जवाब पूछती है सर जनता उनसे, तो उन लोगों के पास जवाब नहीं। वो जवाब नहीं है तो क्या करते कि तुष्टीकरण की राजनीति पे आ जाते हैं कि नहीं आप हमको वोट दीजिए, आप हम अपर कास्ट है, हम ब्राह्मण है, तो आप उनका वोट लीजिए भाई। फिर आप क्यों मुसलमानों के लिए आते हैं? फिर क्यों हमको इल्जाम लगाते हैं? जब हम विकास की बात करते हैं तो हम बी टीम, सी टीम, डी टीम बन जाते हैं। क्यों? कांग्रेस जहाँ पे लड़ रही है आपके अगेंस्ट, उसके खिलाफ तो ममता दीदी कुछ नहीं बोलती है। कांग्रेस भी तो गई है ना वहां पे लड़ने के लिए। फुरफुरा शरीफ के हमारे अब्बास सिद्दीकी साहब उनके साथ में है, सब लड़ रहे हैं साथ में, तो क्यों उनके खिलाफ ममता दीदी की जुबान नहीं खुलती? क्यों सिर्फ एमआईएम के खिलाफ उनकी जुबान खुलती है? क्योंकि उनको बौखलाहट घबराहट उनसे नहीं है, उनको बौखलाहट घबराहट हमसे। ठीक है, हम एक अच्छा ऑप्शन बन के लोगों के सामने आ रहे हैं। सर वो सारी बात ठीक है, लेकिन ये मत कहिए कि दूसरे जो हैं वो पोलराइज करते हैं और आप बहुत बड़े सेक्युलर हैं। ये मत कहिए, क्योंकि इस पे यकीन नहीं होता लोगों को। बाकी सारी बात ठीक है, आप कहिए पेट्रोल डीजल के दाम, आप कहिए महंगाई, आप कहिए सड़क, आप कहिए बिजली, आप कहिए पानी, आप कहिए रोजगार, मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये मत कहिए कि मैं सबसे बड़ा सेक्युलर हूं, क्योंकि आपका भी रंग सबने देख रखा है। कोई ऐसा नहीं है कि आपका रंग पता नहीं लोगों को। आपने गुजरात में हमारा रंग देखा ना? अरे गुजरात से पहले आपका रंग देखा मैंने सर। आप ही थे ना गणपति बप्पा मोरिया, गलती से बोल दिए थे तो माफी मंगवाई थी आपसे लोगों ने, आपकी पार्टी के, कि कैसे बोला जाके। इसलिए छोड़ देते हैं अपन, इन सारी बातों पे जाएंगे फिर पुराने पर्चे खुलेंगे आपके नेताओं के बयान भी इस देश के लोगों ने सुने। आज सब जुड़ रहे हैं ना हमारे साथ, आप खुद देखिए बीटीपी पार्टी के छोटू वसावा जुड़ रहे हैं, मैंने कहा ना सर, जुड़ रहे हैं, टीटी दिनाकरन साहब, मैं मना नहीं कर रहा इस बात से कि जुड़ रहे हैं, तो मिसाल है इसीलिए सब जुड़ रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा इस बात से। आपको हिंदू वोट चाहिए, उनको मुसलमान वोट चाहिए, इसलिए आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। ये मत बताइए कि आप बहुत बड़े सेक्युलर हैं। मौका परस्ती कहते हैं इसको सर, आप भी जानते हैं। रोहित जी, देश का युवा हो या देश का जो आप नागरिक है, वो अभी बहुत जागरूक हो चुका है, इंटेलिजेंट हो चुका है। वो समझ गया है कि इस तरह की राजनीति में अब दम नहीं है। अब जो हमारा काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे। ठीक है, जो युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करेगा हम उसके साथ जाएंगे, जो डेवलपमेंट करेगा हम उसके साथ जाएंगे। और हमारा काम ही, हमारी पहचान है, वर्क इज अवर आइडेंटिटी, हमारी पार्टी का मनोक्रम ही है, मैनिफेस्टो ही है। तो लोग हमारे साथ आ रहे हैं और जितने लोग चाहते हैं कि इस तरह का विकास का काम हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं अकेला ही चलाता रहा जा रही, मगर लोग बढ़ते गए, कारवां बढ़ता गया रोहित जी। बढ़ता जाएंगे, पूरे देश के अंदर फैलेंगे सब तरफ। और ये लोगों को करने तो इनकी राजनीति, देश के धुतकार देगा। ठीक है, अब जायसवाल जी को सुन लेते हैं ना, बड़े निशाने साधे आपने ममता दीदी पर, उनकी बात भी सुन लीजिए जरा। बोलिए मानव जी। थोड़ा थक गया सर इनकी बातें सुन के। हाँ बोलिए। आप वहां बोलने नहीं देते उनको, तो यहाँ तो बोलेंगे कम से कम। वहां तो आप लोग ना घुसने देना चाहते हैं इनको, ना बोलने देना चाहते हैं। देश हमारा स्वतंत्र है तो हर जगह बोले। अरे सर रहने दीजिए, कितनी स्वतंत्रता है वहाँ पता है लोगों को। आप बताइए अपनी बात। सर आप आइए, कुछ दिन गुजारिए कुछ बंगाल में। सर आइए सर, कुछ दिन गुजारिए बंगाल में। हाँ जरूर जरूर। चश्मा पहन के। अरे मैं तो होके चला गया सर, मैं तो होके चला गया, आप मिले नहीं। मैं तो होके चला गया, आप मिले नहीं। बोलिए सर, कहाँ मिलना है? बोलिए सर, आप बता दीजिए, फेसबुक में लाइव हो जाइए, हम लोग पहुंच जाएंगे। और सर आपके लिए रसगुल्ला और दही बड़ा और दही भी खिलाएंगे सर। मुद्दे की बात पे आइए। टेंशन डेवलप, मुद्दे की बात ही कर रहे हैं सर। कौन सा चीज स्वतंत्र नहीं है यहाँ पे, बता दीजिए आप। अरे मुद्दे की बात है सर। हमारे यहाँ डेवलपमेंट की, हम डेवलपमेंट की ही बात कर रहे हैं। हम लोगों ने जो पिछले 10 सालों में जो किया है, उसका कार्य का निर्वाह जो हमने किया है वो हमारे फिगर्स में है। अगर डेटा बोलेगा तो मैं डेटा आपको व्हाट्सएप या फेसबुक में भी भेज दूंगा। जहां तक बात है सर शिक्षा का, हमने मिड डे मील में 1 करोड़ 13 लाख बच्चों को मिड डे मील के संचय में लाया है सर। हम लोगों की बात अगर करेंगे तो 70 लाख बच्चों को कन्याश्री प्रोवाइड करी है हमने। हमारी बात करेंगे इकोनॉमी में सर, हम ट्रिपल बजट हमारी हो गई सर पिछले 10 सालों में। तो जायसवाल जी ये बातें रैलियों में क्यों नहीं बताते? रैलियों में गोत्र क्यों बताने लगते हैं सर? टीसीएस में आने वाले 5 सालों में हम सबसे ज्यादा रैलियों में गोत्र क्यों बताते हैं? फिर रैलियों में क्यों नहीं बताते? इतने बच्चों को मिड डे मील दिया, इतनी सड़क बना दी, इतना रोजगार दे दिया, इतने लोन बांट दिए। आपको तो पता ही नहीं है। ये बातें रैलियों में बताने के बजाय रैलियों में गोत्र क्यों आता है? हम घर घर जाके लोगों को बताया हमने। अच्छा, ये घर घर पे बताते हैं, रैली में गोत्र बताते हैं। ठीक है सर, द्वारे का रिपोर्ट कार्ड है सर। बढ़िया है सर, रैली में चल रहा है सर। बढ़िया है सर, घर घर में बच्चे, बढ़िया है सर, घर घर में बच्चे, बढ़िया है सर। तिवारी जी फटाफट से लास्ट कमेंट इनकी बात पे। ठीक है तिवारी जी, लास्ट कमेंट इनकी बात पे जल्दी से। ओके, चिल्लाना बंद करे तब बोले। हाँ वो उन्होंने बंद कर दिया, आप बोलिए। टाइम हो गया, बोलिए, चुप रहे। बोलिए, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, देखिए उनको बोल लिया उन्होंने, अब आप बोलिए। क्योंकि आपके पास बस करिए जायसवाल जी, मानव जी,
मानव जी आपने बोल लिया ना, मानव जी आपने बोल लिया ना, मानव जी हो गया ना, आप सुन लीजिए दूसरे को भी। पहले ही कहा ये नॉन सीरियस लोग मानव जी, मानव जी थोड़ी तो मानवीयता दिखाइए, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज प्लीज। आपको पता नहीं है फिर वारिस पठान चिल्लाने लगेंगे तो रोक नहीं पाएगा हम में से कोई। बोले तिवारी जी अपनी बात। जो सरकार 10 साल तक काम की, उस सरकार ने नॉन इश्यूज को सामने रख के चुनाव को पहले बंगाली और गैर बंगाली के नाम पे चुनाव लड़ने का प्रयास हुआ। फिर जब वहां बात नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाए तो हिंसा को सामने रख के तकरीबन 300 सहयोगियों को हमने पिछले 2 वर्षों में खोया है। और बड़ी बड़ी बात टेलीविजन के चैनल के सामने बैठ के कह रहे हैं बंगाल की क्या स्थिति है, पंचायत की चुनाव, कॉलेज का चुनाव, कोऑपरेटिव का चुनाव, किसी भी ऐसा कोई चुनाव नहीं जहां रक्त रंजित नहीं हुआ। आज बंगाल के लोग 10 सालों के अंदर जिस लाड़ प्यार के साथ ममता को यहां लेके आए थे, आज उस शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। क्योंकि जो जो वादे थे, उन्होंने कहा था वी वांट चेंज नॉट रिवेंज। उन्होंने कहा था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम नौकरी देंगे, हम इंडस्ट्री लाएंगे। 10 साल में एक इंडस्ट्री बता दे जो बड़ी इंडस्ट्री बंगाल के धरती पे आई हो। सिंगूर जाने के बाद बंगाल जो किसी जमाने में पूरे पूर्वांचल का हब होता था, आज उस बंगाल में कोरोना ने दिखाया 40 से 50 लाख हमारे भाई बहन दूसरे प्रदेशों में मजदूर की तरह जिंदगी जी रहे। आज ये लोग आके बड़ी बड़ी बात कर रहे। बंगाल के लोगों ने देखा है कि कितनी इनसेंसिटिव है ममता बनर्जी। जब कोरोना के समय भारत की सरकार ने रेलवे के द्वारा लोगों को बंगाल लाने का प्रयास किया, बहुत दूर नहीं है, एक्सप्रेस तक कह डाला। 2 राउंड हो चुके हैं, अब 6 राउंड बाकी हैं। 2 मई को सब कुछ साफ हो जाएगा कि जनता ने सरकार के 10 साल के कामकाज को कितने नंबर दिए उसके रिपोर्ट कार्ड में, क्योंकि चुनाव ही तो होता है जनता का आखिरी हथियार, उससे वो अपनी ताकत दिखाती है। आपको केवल इतना बताते चलें कि दंगल आप अपने मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए हमारा मोबाइल ऐप या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट aajtak.in। आगे हल्ला बोल, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।